आप सभी का अभिवादन। नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं होने के कारण हम लोग ई कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और यथासंभव शिक्षण सामग्री है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इसका उपयोग है जो करने के लिए निरंतर हमारे संपर्क में रहें। आज का जो हमारा वीडियो है वो फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के विद्यार्थियों और एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और हिस्ट्री का जो सामान्य अध्ययन करने वाले या जानकारी प्राप्त करने वाले सामान्य लोग हैं उनके लिए भी यह वीडियो है उतना ही उपयोगी रहेगा। हमने दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शासन व्यवस्था है उसको पिछले वीडियो के अंदर देखा था। उसी क्रम के अंदर आज हम लोग प्रांतीय शासन व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के अन्य जो विभिन्न पक्ष हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रांतीय शासन के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर कभी भी एक से प्रांतों का जो अस्तित्व नहीं रहा था। 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि सल्तनत सैनिक क्षेत्रों में विभक्त थी, यानी कि जो प्रांत थे वो है जो सैनिक क्षेत्रों में विभक्त थे और उनको इक्ता कहते थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग है ना जो सारे भारत को जीत लिया था तो उसके समय के अंदर 3 प्रकार के प्रांत थे। एक तो जो पुराने इक्ता थे जो कि प्रथम वाले प्रांत थे। इसके अलावा है ना जो दूसरे रूप के अंदर नवविजित प्रांत आते थे जिसके जो शासक होते थे उनको वली कहते थे। पुराने जो इक्ता थे उसके शासक होते थे उनको मुक्ति या मुक्ता कहते थे और जो नवविजित प्रांत थे उनके जो है ना जो शासक थे यानी कि सूबेदार थे उनको वली के नाम से जाना जाता था। और तीसरे प्रकार के जो प्रांत थे वो हिंदू शासकों के जो रियासतें थीं जो कि अब है ना जो एक तरह से मुस्लिम है ना जो शासक थे उनके सामंत के रूप के अंदर वो लोग अब है ना जो जाने लग गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारे के सारे प्रांतों के अंदर कोई एक रूप की है जो समरूप व्यवस्था नहीं थी। जिस समय दिल्ली सल्तनत अपने शिखर पर थी उस समय न जो इसके अंदर 23 जो प्रमुख न जो प्रांत के अंदर दिल्ली सल्तनत बटी हुई थी, जिसके अंदर बदायूं, बिहार, दिल्ली, देवगिरी, द्वार समुद्र, गुजरात, झांसी, जाजनगर, कन्नौज, कड़ा, लाहौर, लखनौती, माबार, मालवा, मुल्तान, अवध और न जो समाना और तैलंग, मतलब काफ़ी सारे हैं जो मतलब है न जो प्रांत है वो आते थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक बार कि ये जो राज्य थे यानी कि प्रांत थे वो जो इक्ता थे वो सैनिक क्षेत्रों में विभक्त प्रांतों को कहते थे और इसका जो अधिकारी होता था मुक्ता या वली होता था। और दूसरा है ना जो फिर उसके बाद में क्या होता है कि 14वीं शताब्दी तक है ना जो आते आते ये जो प्रांत थे यानी कि अब दिल्ली सल्तनत का ना जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया था। तो इक्ताओं को अब है ना जो अगली जो है ना जो इकाई थी उसके अंदर जो विभक्त किया गया था जिसको शिक कहते थे। हमें इसके अंदर भी क्या ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रांतों के अंदर यानी कि हर प्रांत के अंदर जो शिक नहीं बनाए गए थे। जैसे है ना जो मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण के सूबे को 4 भागों के अंदर यानी कि 4 शिकों के अंदर जो विभक्त किया था और दोआब को 2 शिकों के अंदर विभक्त किया था। तो जो ये शिक नाम की जो इकाई थी प्रशासनिक इकाई उसके अधिकारी को शिकदार कहते थे। इसके बाद में जो अगली इकाई होती थी यानी कि शिक होता था वो जिसके अंदर जो बटा हुआ होता था उसको परगना कहते थे। परगना यानी कि कुछ गांवों का समूह होता था ये, और प्रत्येक परगने के अंदर एक चौधरी और एक राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। सबसे छोटी जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको गाँव कहते थे और प्रत्येक गाँव के अंदर एक चौकीदार और एक लगान वसूल करने वाला अधिकारी और एक न जो पटवारी होता था। इसके बाद में हम है ना जो उस समय के सैनिक संगठन हैं उसको लेते हैं कि उस समय के अंदर है ना जो यानी कि दिल्ली सल्तनत है वो मूलतः ना जो सैनिक शक्ति पर ही आधारित थी। तो इसलिए ना जो एक बहुत ही बड़े है ना जो सैनिक संगठन का होना बहुत ही आवश्यक था। उस समय ना जो 4 प्रकार के सैनिक होते थे यानी कि है ना जो दिल्ली के सुल्तानों ने जो विशाल सेना का गठन किया था उसमें 4 प्रकार के है ना जो सैनिक होते थे। पहला तो होता था
उसके अंदर सुल्तान के निजी सेना के सैनिक होते थे। दूसरा हम देखते हैं कि प्रांतीय सूबेदार जो होते थे और जो अमीर होते थे उनके जो सैनिक होते थे वो भी है ना जो स्थायी सेना के अंदर आते थे। इसी तरह से युद्ध के समय भर्ती होने वाले जो रंगरूट होते थे वो सैनिक भी है ना जो तीसरी प्रकार के थे। और चौथी के अंदर आते थे कि मुसलमान जो कई होते थे स्वयंसेवक टाइप से, जो कि जिहाद या धर्म युद्ध लड़ने के लिए अपने आप ही है ना जो मतलब है ना जो अपने आप को प्रस्तुत करते थे। इस तरह से ये 4 तरह के है ना जो सैनिक संगठन के अंदर सैनिक थे। हम देखते हैं कि सेना के 3 प्रमुख अंग थे, पैदल, घुड़सवार और हाथी, यानी कि ये सेना थी। इसके बाद में ने जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक है ना जो स्थायी सेना की स्थापना की थी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पैदल सैनिकों के अलावा, यानी कि पैदल सैनिक हैं उनकी तो संख्या बहुत ही अधिक रही होगी, क्योंकि उसके अंदर है जो 4,75,000 घुड़सवार थे, यानी कि एक बहुत ही ना जो विशाल सेना की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसके बाद में ना जो हम देखते हैं कि उसने ना जो सेना का जो संगठन है वो दशमलव के आधार पर किया था। इसके अलावा ना जो सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो हम देखते हैं कि जो पदाधिकारी होते थे उनको भू राजस्व के एक भाग के रूप में, यानी कि भूमि के रूप के अंदर है जो वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। लेकिन जो सैनिक होते थे उनको नगद तनख्वाह दी जाती थी। इसी तरह से है ना जो मतलब हम देखते हैं कि ये जो सैनिकों का वेतन है वो समय समय पर अलग अलग शासकों के समय है वो घटता बढ़ता रहता था, यानी कि अलग अलग शासकों के समय ये वेतन है वो अलग अलग होता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक सुधार करने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी। जो ये दाग और हुलिया व्यवस्था है, इसके ऊपर है ना जो कई बार है ना जो प्रश्न है वो 1 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाता है इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर या MA के अंदर। इसके अलावा कंपटीशन के अंदर भी ये है ना जो प्रश्न है बहुधा पूछा जाता है कि दाग और हुलिया व्यवस्था क्या थी। तो उसने ना जो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी, जिससे निरीक्षण के समय एक ही घोड़ा है उसको 2 बार प्रस्तुत नहीं किया जा सके। और इसी तरह से उसने जो प्रत्येक सैनिक की हुलिया रजिस्टर में ना जो लिखने की है ना जो आज्ञा भी निकाली थी, जिसमें ना जो सैनिक अथवा अफसर है वो अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को ना भेज सके। तो इन सुधारों से है ना जो सेना के अंदर है जो हम देखते हैं कि अनुशासन की पुनः स्थापना ज़रूर हुई होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी जो सल्तनत कालीन जो सेना थी उसके अंदर है ना जो बहुरूपता थी, यानी कि वो एक ना जो एक जैसी सेना नहीं थी, क्योंकि उसमें तुर्क है, ताजिक है, ईरानी, मंगोल, अफ़गान, अरब, हबशी, भारतीय मुसलमान और हिंदू सभी है ना जो सम्मिलित होते थे। और एक तरह से हम ये कहें तो है ना जो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो किराए के लोगों का एक जमघट थी जो कि धन के लोग के लिए लड़ते थे। और उसके अंदर एकता को कायम करने के लिए एकमात्र सूत्र होता था वो सुल्तान का व्यक्तित्व ही होता था, यानी कि अगर सुल्तान है जो योग्य है तो वो सेना है वो बहुत ही अच्छा है जो परफॉर्मेंस दिखाती थी, और अगर है जो सुल्तान है वो अयोग्य होता था तो वो एक है जो सेना नहीं होकर एक वो भीड़ मात्र हो जाती थी। उसके बाद में हम है ना जो आगे आते हैं उस समय की जो राजस्व व्यवस्था है उसको देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजस्व के जो प्रमुख स्रोत हैं आय के, यानी कि है ना जो शरा में एक मुस्लिम शासक को जो कर वसूल करने का अधिकार बताया है, और उसके अलावा शरा के अनुसार सुल्तानों की आय के जो प्रमुख स्रोत थे वो इस प्रकार से थे। पहला, जैसे कि मैंने जो आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उश्र, ये है ना जो मुस्लिमों से है ना जो लिया जाने वाला है ना जो भूमि कर था। जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होती थी वहाँ पैदावार का 10% लिया जाता था, और जिस भूमि पर है ना जो सिंचाई के साधन नहीं थे वहाँ पैदावार का 5% भाग है वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा जो कर था वो खराज था, जो गैर मुसलमान है जो प्रजा होती थी, उनकी किसान होते थे, उनकी भूमि पर लगाया जाता था या लिया जाता था। वो पैदावार के 1/3 से लेकर 1/2 भाग तक है जो लिया जाता था। इसी तरह से तीसरा जो है जो प्रकार का कर था वो खम्स था। वो
युद्ध में लूटे जाने वाला जो धन का हिस्सा या खानों के खान होती थी उनमें से लिया जाने वाला हिस्सा या फिर भूमि में गड़े हुए जो खजाने मिलते थे उनका है ना जो उस जो प्राप्त होने वाली जो संपत्ति होती थी उसका 1/5 भाग था जिस पर जो सुल्तान का अधिकार था, और जो बाकी का भाग था यानी कि 4/5 भाग था वो सैनिकों, अधिकारियों और जो या फिर जो खजाने को जो प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता था उसके ऊपर उसका अधिकार होता था। चौथे प्रकार का जो कर है वो ज़कात होता था। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था जो केवल है ना जो धनी मुसलमानों को उसे लिया जाता था। ये उसकी आय का है ना जो 2.5% होता था और इस धन को है ना जो मुसलमानों के हित के लिए ही खर्च किया जाता था। अगला जो कर था वो जजिया कर था। वो है ना जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। इसमें ना जो एक तरह से इस्लाम के कानून के अनुसार जो गैर मुसलमान जिनको कि जिम्मी कहा जाता था उनको एक मुसलमान हैं जो शासक के राज्य में रहने के एवज के अंदर उनको ना जो मतलब है ना जो एक तरह से ना जो वो जो शासक है वो संरक्षण और जीवन की सुरक्षा है जो दे रहा है और उसके लिए वो गैर मुस्लिमों से जजिया नामक कर वसूल है वो करता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन स्रोतों के अतिरिक्त आय के अन्य साधनों के अंदर खान से होने वाली आय है, भूमि में गड़ा हुआ धन मिलता था उससे होने वाली आय है, इसी तरह से आयात निर्यात के जो करके आयात निर्यात के जो कर थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि चारागाह मकान कर और जो चारागाह कर हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो लगाए थे। इसी तरह से फिरोज तुगलक था उसने जो सिंचाई कर भी लगाया था। अलावा इसके ना जो मुद्रा की ढलाई है लावारिस संपत्ति के रूप के अंदर, और अमीरों और जो प्रांतीय सूबेदार होते थे वो न जो वार्षिक भेंटें और न जो जन्मदिन और न जो इस तरह के अवसरों पर न जो सुल्तान को भेंट देते थे वो भी न जो राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। अगला हम देखते हैं उस समय की जो न्याय व्यवस्था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था वो सुल्तान है वो स्वयं होता था और उसी का निर्णय है वो अंतिम होता था। प्रत्येक सुल्तान है जो सप्ताह में प्राय 2 दिन के लिए अपने न्यायालय में उपस्थित होता था। इसके अलावा जो धार्मिक मामले होते थे उसके अंदर सदर सुदूर है या मुख्य काजी है वो भी है ना जो सुल्तान को न्याय की कार्य के अंदर सहायता देते थे। लेकिन है जो अंतिम निर्णय है वो सुल्तान का खुद का ही होता था। गाँव के अंदर ग्राम पंचायतें होती थी वो न्याय का काम करती थी। हम देखते हैं कि उस समय के अंदर जो सुल्तानों का जो दंड विधान था यानी कि कठोर दंड प्रणाली प्रचलित थे। और एक और ख़ास बात थी कि जो जितने भी जो न्याय चाहे वो है ना जो प्रजा चाहे हिंदू प्रजा रही हो चाहे मुसलमान प्रजा, लेकिन जो न्याय है वो इस्लाम के कानून के अनुसार ही होता था। अगला हम देखते हैं उस समय के जो पुलिस और गुप्तचर विभाग के बारे में कि नगरों के अंदर कोतवाल नामक है ना जो पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो जिसका मुख्य कर्तव्य नगर के अंदर शांति और जो सुव्यवस्था स्थापित करना था। कोतवाल के अतिरिक्त है जो एक है ना जो मुहत्सिब नामक एक अन्य अधिकारी भी होता था जो कि जो बाजारों पर नियंत्रण रखता था और इसके अलावा लोगों के आचरण पर कड़ी नज़र रखना, नाप तौल की व्यवस्था करना भी उसके है ना जो प्रमुख कार्य होते थे। गांव और छोटे कस्बों के अंदर पुलिस की कोई ऐसी व्यवस्था हमको नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा ना जो एक बहुत ही है ना जो विशेष बात थी कि पूरे साम्राज्य के अंदर ख़ास तौर से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पूरे साम्राज्य में जो गुप्तचरों का है ना जो कड़ा जाल बिछा हुआ था जिससे कि है ना जो सुल्तान होता था उसको प्रत्येक सूचना है वो हर समय के अंदर मिल जाती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसा कि हम देखते हैं कि 1206 से लेकर 1526 तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश इनके अलग अलग भिन्न भिन्न है ना जो शासक हैं उन्होंने ना जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर दिल्ली के ऊपर जो शासन किया था, भारत के ऊपर शासन किया था। और यहाँ की जो इनकी जो अलग अलग है ना जो समय के अंदर है जो शासन व्यवस्था थी वो भिन्न भिन्न प्रकार की थी। और है ना जो समग्र रूप से हमने यहाँ पर है जो उसको समग्र रूप से है ना जो देखा है और समग्र रूप से इसको दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था कहा जाता है। धन्यवाद।